आज हम पढ़ेंगे रेशों से वस्त्र तक। मतलब रेशे जो हमारे वस्त्र होते हैं वो किससे बने होते हैं। कपड़े तो हम सभी पहनते हैं, लेकिन हमें ये भी जानना ज़रूरी होता है कि हम किसका बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। इन सब का भी नॉलेज हमें रखना चाहिए। तो आइए हम आज जानते हैं रेशे कैसे बनते हैं, रेशे से कपड़े कैसे बनाए जाते हैं। ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को क्या कहते हैं हम? जानतो रेशे कहते हैं। उनके रेशे भेड़ या याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ये जो डायग्राम हमें भेड़ दिख रही है, इसके जो रेशे होते हैं, इससे हम क्या करते हैं? ऊन बनाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार में खरीदते हैं या हाथों से बनाते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती है? इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्न के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम रेशम और ऊन को पढ़ते हैं। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं, जो हमारे चित्र में दिखाया गया है। भेड़ हमें दिखाई गई। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, जैसा कि अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। इन रेशेदार रेशों से प्राप्त की जाती है। इसके कुछ क्रियाकलाप हैं, इसे समझते हैं। अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम? हमारी ही तरह भेड़ की रेशे त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं: दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तंतु बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों में जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। अब हम देख लेते हैं ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से हैं। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं, जो कि हमें डायग्राम में दिख रहे हैं, ढेर सारे भेड़ें। यद्यपि भेड़ों की ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में मिलती है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इनसे बेहतरीन शालें बनाई जाती हैं, जिन्हें पश्मीना शालें कहते हैं। और शाल का नाम क्या होता है? पश्मीना। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के लिए किया जाता है। ऊँट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और अल्फा से भी ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि आप भी कभी सोचते हैं, आपने भी कभी सोचा होगा बचपन में, ये आश्चर्य की बात है, जब कोई आपके बाल को खींचता है तो दर्द महसूस होता है हमें। परंतु जब हमारे बाल की कटाई होती है, हम बाल कटिंग करवाने चाहते हैं, तो हमें कोई दर्द नहीं होता है। ऐसा तो सभी को आश्चर्यजनक की बातें रही होगी।
सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशे से हम ऊनी कपड़े बनाते हैं। ये हमारे मशीन बनाए गए हैं, जो विधियाँ दिखाई गई हैं, किस किस विधिया से हम कटिंग करते हैं, कैसे कटिंग करते हैं, ये सब हमारे डायग्राम इसमें दिख रहे हैं। इसको संशोधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता, जैसे कि आपको बाल काटने या अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनाने। जैसे आज जब आपके भी बालों की कटिंग हुई होती है और घर में बड़े लोग होते हैं, जेंट्स लोग, उन्हें शेविंग करनी होती है, इन सब चीज़ों के लिए तो दर्द तो नहीं होता है ना। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं, जैसे आपके उग जाते हैं। त्वचा सहित उतारे गए बाल को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिसमें उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जक कहलाता है। मतलब एक हमारी सफाई करने की विधि हो रही, जो कि हमें डायग्राम में दिख रहा है स्पष्ट रूप से। आजकल अभिमार्जक मशीनों के द्वारा किया जाता है। अभिमार्जक के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांट या पृथक किया जाता है। बालों में छोटे से छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। आप जो भी कपड़े पहनते हैं या ठंडी में स्वेटर वगैरह पहनते हैं, उसमें क्या रोएं लग जाते हैं, उसको ही हम बर कहते हैं। इसके पश्चात इन्हें पुनः सुखवा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काटे जाने के लिए प्रयुक्त ऊन होती है। रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी के रंग जो सामान्यतः काला होता है, भूरा होता है, सफ़ेद होते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लटकेदार ऊन से धागा बनाया जाता है। लंबे रेशे को कालतार स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशे को काटकर ऊनी वस्त्र बुनाने में प्रयोग करते हैं। रेशम या सिल्क भी बोलते हैं इसको, कि रेशे भी जानतो रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। अपनी माता, चाची, दादी माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। आपके घर में मम्मी होंगी, पापा होंगे, ये सभी कपड़े पहनते हैं, चाची लोग होंगी, बुआ होंगी, इन सब से आप रेशम के बारे में जानकारी करिए। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। रेशम कीट का जीवन चक्र कैसे होता है, देखिए। मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है। आपने जो इर्द गिर्द एक जाल बुनी लेती है, यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर भी यह ऐंट के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। कैटरपिलर जो होता है, उसका हमें डायग्राम बताया गया है, चित्र में दिखा रहे हैं, और इसके हम शेप को बता रहे हैं कि हम कैसे कैसे ये रूप ले लेता है। कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर
होकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है? रेशम का धागा रेशम कीट की कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में विभिन्न भिन्न होता है। अतः टसर रेशम, मूला रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य कई प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। किसी कृत्रिम संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस हुआ? अब सावधानी से उनके एक धागे को जलाइए। इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशे के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? यह जानने के लिए रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब जाती है, इस क्रियाकलाप को हमें समझना पड़ेगा। फोटो प्रतिलिपि इसकी लीजिए, एक डायग्राम इसका बनाइए और समझते हैं रेशम कीट की जो हमें दिख रहा है। रेशम कीट का डायग्राम दिख रहा है और इसकी हम क्रियाकलाप समझते हैं। प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाइए का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वह विजेता होगा। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। आप लोग ऐसा करिएगा और इसका वर्णन खुद करिएगा। कोकून से रेशम तक मतलब रेशम कैसे बनता है? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन। कोई मादा रेशम की एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। जो मादा रेशम कीट होती है वो सैकड़े अंडे देती है एक बार में। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक किसानों अंडों को स्वास्थ्य स्थितियां, उचित ताप और आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब तक किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते और आमान में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। आज के चैप्टर में हमने यही सब सीखा है। अब अगला हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे।